मतलब हो गया जो एनर्जेटिक्स। हाँ, अच्छा हम वो शुरू करेंगे। काइनेटिक्स पता है, इसलिए हमने इसके तमाम फैक्टर्स पढ़ लिए थे। आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है एनर्जेटिक्स। जिसको आप एक्चुअली थर्मोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। सही है, आप उसे क्या कह सकते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री। अच्छा, ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है, चाहे आप उसे एनर्जेटिक्स के पैटर्न में देख लें, थर्मोकेमिस्ट्री के पैटर्न में देख लें, दोनों बातों में आपको दो बेसिक बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट वन इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक मिनट, और सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सही है, अगर हम इसे देखते हैं तो इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फिर क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, क्या मैं आपसे हमने एनर्जेटिक्स कब पढ़ा? जो उसको बस इस काइनेटिक्स के साथ में रिलेट कर दो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाए। सही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बस हमारे पास अब थोड़ी सी बातें ये हैं कि इसको हम केमिकल काइनेटिक्स के साथ मर्ज कैसे करेंगे, और जो बच्चे बैठे हुए हैं कम से कम उनका थोड़ा बहुत थर्मो जो है वो रिकॉल हो जाए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैं बताऊंगी बेसिक रूल्स, ताकि जो सवाल आ रहे हैं ना उसमें से वो एटलीस्ट मैं बताऊं। तो आज से होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप पढ़ना चाहेंगे, और अगर आप कहेंगे कि नहीं हिस्ट्री टॉपिक पढ़ना है तो फिर टॉपिक भी पढ़ना, हमारा मोस्ट फर्स्ट हिस्ट्री से रिलेटेड जो बात है वो कंप्लीट होगी। सही, तो कुछ बातों को कंबाइन करके हम देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप जिसे कहते हैं, आप कहते हैं इसमें हीट क्या होगी? इवॉल्व। और यहाँ पर हीट क्या होगी? एब्सॉर्ब। सही है, हीट इवॉल्व और क्या होगा? हीट एब्सॉर्ब। अच्छा, अब हमारे पास अगर हीट इवॉल्व और हीट एब्सॉर्ब है तो इसका मतलब है कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी। अच्छा, फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा नहीं एंडोथर्मिक में क्या होगा, तो आप कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सही है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है इससे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर जब वो और मजीद बात की जाए तो ये भी याद रखें कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स आर मच मोर एनर्जेटिक्स, यानी रिएक्टेंट्स आर मच मोर एनर्जेटिक का मतलब सिंपल है कि उनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। सही है, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए, प्रोडक्ट्स आर मच मोर एनर्जेटिक। सही। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स आर मच मोर एनर्जेटिक, तो इसका मतलब अब जो अब हमें बात करनी है वो ये कि हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी, किससे रिलेटेड हमने जो बात की थी कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है, और उससे हमने ये अंदाजा लगाया था कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा और कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। उसे इस एनर्जेटिक के साथ जरूर कंपेयर करेंगे। हमने यहाँ बनाया रिएक्टेंट और यहाँ क्या बनाया? प्रोडक्ट। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना कि रिएक्टेंट के लिए H1 है और प्रोडक्ट के लिए क्या है? H2। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा एच। सही है, और डेल्टा एच का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मैं आपसे कहूँ तो दैट इज H2 माइनस H1। इसका मतलब डेल्टा एच हमेशा यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव। एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व। फिर जब आपसे मजीद बात की जाती है तो आप कहते हैं कि ये रहा रिएक्टेंट, और अगर ये रिएक्टेंट है तो यहाँ क्या मौजूद है? प्रोडक्ट। इसका मतलब है बहुत आसान। इस वक्त अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ है H1 और यहाँ क्या है? H2। जब आप डेल्टा H निकालेंगे तो क्या बनेगा? H2 माइनस H1। इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव।
अब अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से कौन सा है, किसकी ये स्पीड ज्यादा है, तो आप कहेंगे फास्ट, और यहाँ क्या कहेंगे, स्लो। इसीलिए मैंने आपके सामने जो लिखा ना, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल काइनेटिक्स, इन दोनों को मिलाकर हम बताते हैं आपसे बात कि ये एनर्जेटिक और केमिकल काइनेटिक्स आपस में कैसे मर्ज होगा, और जब मर्ज होगा तो आप वहां पर कैसे बात कर सकते हैं कि आपके पास स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, या डेल्टा एच निकाल सकते हैं। सही है, यानी कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आप उसे मुझे सॉल्व करके बताएं। If the enthalpy of reaction, if the enthalpy of reactant is, if the enthalpy of reactant is 75 kilojoules per mole, and product is 12 kilojoules per mole, predict about energetics of chemical reaction. कौन से नहीं पॉइंट्स, राइट। एनर्जेटिक्स का मतलब है कि आपको ये बताना है कि उसमें एनर्जी बहुत है या एब्जॉर्ब, आपको रेड लाइन्स बताना जी, इसलिए वो वर्डिंग्स लिख पाएंगे जो अक्सर क्वेश्चन में आते हैं। क्या है, एक्सोथर्म। ये इस तरह से आती है आपके पास प्रेडिक्शन फॉर द रिएक्शन, यानी हाउ यू प्रिडिक्ट अबाउट द केमिकल रिएक्शन। सही। ये एक छोटी सी बात एनर्जेटिक्स के साथ हमें कंबाइन करके पढ़ानी थी, यानी ये पता होना चाहिए कि हाउ वी अज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन वुड बी द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जाहिर सी बात है, ये फास्ट इसलिए क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड लेवल पर चली जाएगा और प्रोडक्ट बनाता रहेगा लो एनर्जी में। लेकिन यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, लो। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, इसका मतलब है वहां थ्रेशोल्ड लेवल यानी हाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। और इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब है, आपको याद होगा एनर्जेटिक्स से पहले हमने जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा उसमें हमें सिखाया था दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, तो यहाँ तक हमें ये बात करनी थी। एक्चुअली हमारा टॉपिक जो बनेगा वो है आपके पास केमिकल, सही है। अच्छा, एक्चुअली जो हमारा आज का टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या याद है किसी को केमिकल इक्विलिब्रियम, कुछ आपके पास टॉपिक है? यस, है। क्या होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम? यस। और अगर मैं इक्विलिब्रियम वर्ड के लिए देखूँ ना, तो दैट इज एक्चुअली बैलेंसिंग। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, यानी केमिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, मिक्सर, कंपाउंड, वो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जाते हैं तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करते हैं। इस टर्म की ना बारी बहुत बाद में है, उससे पहले हमको पढ़ना पड़ता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बहुत आसान सी बात है वैसे तो ये। रिवर्सिबल वो है जिसको आप इनमें से किसी भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करें, am I right? तीनों में से कोई भी एक सिंबल आ सकता है, सिंगल एरो आ जाए दोनों जो है वो साइड पर हेड्स के साथ, या फिर हाफ वर्ड एरो आ जाए या फुल एरो आ जाए, लेकिन दोनों डायरेक्शन। लेकिन रिवर्सिबल के बाद इरिवर्सिबल पर नजर डालो ना,
तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नजर आएगा, और वो एक ही डायरेक्शन का मतलब ये होता है इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही। इसलिए इरिवर्सिबल की कहानी कुछ ऐसे और भी बढ़ते हैं, जितने भी रिवर्सिबल हैं इसके लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज द केमिकल चेंज व्हिच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। पहले वो लेफ्ट टू राइट से जाएगा और फिर कहाँ आएगा, सही। यानी ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, या आप इसे टू डायरेक्शनल रिएक्शन कह सकते हैं। टू डायरेक्शनल रिएक्शन का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि फर्स्ट ये कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, और सेकेंड ये कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। जिसे आप बैकवर्ड कहें या रिवर्स कहें एक ही बात है। ये सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन, एक बार रिएक्शन हो जाए देन आपके पास कुछ और बात नहीं हो सकती। सिंगल डायरेक्शन आपके सामने लिखा मैंने, और वो सिंगल डायरेक्शन क्या है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये जितने भी रिवर्सिबल होंगे ना, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन कहलाते। कौन से रिएक्शन कहलाते हैं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिनको आप ये नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है या प्रोडक्ट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है। रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट फिर दोबारा से क्या बना देगा, रिएक्टेंट। लेकिन हमारे लिए ना इसमें से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना सुटेबल नहीं, क्योंकि हम कोई रिएक्शन करवाते ही इसलिए है कि हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी बने, प्रोडक्ट की। तो अगर मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोडक्ट की बन रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास वो रिएक्शन या तो ज्यादातर कौन सी डायरेक्शन में रहा होगा, फॉरवर्ड, और अगर रिएक्टेंट की मिल रही है तो कहाँ रहा होगा, बैकवर्ड। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप हमेशा किस नाम से कह देते हैं, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट का मतलब जितना रिएक्टेंट है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, कंज्यूम। सही है, यहाँ पर रिएक्टेंट सारा क्या हो जाता है, कंज्यूम। और रिएक्टेंट कंज्यूम होने का मतलब ये है कि वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट। आपकी पूरी केमिस्ट्री जो आपने अभी तक पढ़ी थी वो इरिवर्सिबल की। आज से आप जो कुछ भी मेरे साथ पढ़ेंगे वो किसके लिए है, रिवर्सिबल। सही है, तो सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस, पूरी केमिस्ट्री में सिंगल डायरेक्शन है, लेकिन एक चैप्टर पूरा किससे रिलेटेड है, टू डायरेक्शनल मेथड से। तो सोचो इस तरह छोटी छोटी से कॉन्सेप्ट कितने सारे होंगे, और हमें वो हर कॉन्सेप्ट प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। अच्छा, इसकी ना थ्योरी एज सच नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना एक बार, तो फिर आप आराम से इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कहीं पर स्टक हो गया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सही है, तो यहाँ तक हमें ये बात याद रखनी है। ऐसे पता नहीं कितने केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने देखा कि आप लोग आजकल ऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखा है। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, जहां पर एस्टर क्या होता है, बंधा है। एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इथाइल एसिटेट और क्या बनाएगा, वाटर। सही है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह आपसे कहा जाए हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन। सही है, क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन। पता नहीं और कितनी सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपसे कहूँ PCl3 प्लस Cl2 इट फॉर्म्स PCl5। सही है, PCl3 किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, PCl5। सही है, यहां तक हमने अपनी बात की है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से रिलेटेड। लेकिन अब आते हैं असल कहानी। अगर मैं इस केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पहले एक ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या है वो ग्राफ, चलो देखते हैं। मैंने ना ये ग्राफ बनाया है, आप में से कोई बता सकता है कि ये मैंने ग्राफ, जैसे इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सही, और मैं यहाँ पर कह दूं वर्सेस टाइम। कोई बताएगा ये जो मैंने पहला कर्व बनाया है, इट इज फॉर प्रोडक्ट और रिएक्ट, किसके लिए है ये, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन या प्रोडक्ट डिसोसिएशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और अगर मैं अब आपके सामने सेकेंड ग्राफ यहाँ पर ऐसे बनाऊं, तो मेरा ख्याल है कि आप पॉलीगॉन समझ जाएंगे। सही है, अब मैं अलग अलग बात तो नहीं करूंगी। मैंने इसे कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड, और इसे मैंने क्या कहा, रेट ऑफ बैकवर्ड। कितनी तेजी से फॉरवर्ड जाएगा
और कितनी तेजी से बैकवर्ड आएगा, ये कहानी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख लेना इस ग्राफ को, तो प्रोडक्ट एक खास मैकेनिज्म तक इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब कांस्टेंट, जितना बनना था वो बन गया। फिर रिएक्टेंट एक खास पैटर्न तक कंज्यूम हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट तो बन चुका था, लेकिन अब दोबारा से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट बनना शुरू हो गया, और वो आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस। यानी जितनी तेजी से फॉरवर्ड जा रहा है उतनी तेजी से क्या आ रहा है, बैकवर्ड। इस सिचुएशन में जहां पर कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया है, रेट ऑफ बैकवर्ड। और जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए तो आप उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा ये भी याद रखें कि आप अगर किसी केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कि वहां पर इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में हो, ये इसकी एक शर्त है। क्योंकि अगर ओपन कंटेनर में हो रहा होगा तो हो सकता है कि प्रोडक्ट में कोई गैस बन रही हो, वो तो इवॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम तब अटेंड होगा जब वो कहाँ मौजूद होगा, क्लोज कंटेनर। ओपन कंटेनर में क्या इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है, तो डिपेंड करेगा विच काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो हमारी थोड़ी सी बाउंड्री से ना आउटसाइड की बात है, बहुत हायर लेवल की बात है, लेकिन हमें इतना पता हो कि क्लोज कंटेनर सपोर्ट द इक्विलिब्रियम अटेंडमेंट। आगे बढ़ बात करते हैं। जब आपसे ये बात की गई ना कि अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, अब देखिए आपके पास एमसीक्यू क्या बन जाता है, आपके पास एमसीक्यू बनता है कि इक्विलिब्रियम अटेंड व्हेन, चलिए इक्विलिब्रियम अटेंड व्हेन फर्स्ट वन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सही है, क्या कहा मैंने, आपसे कहा गया कि इक्विलिब्रियम अटेंड होता है व्हेन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा फिर आपसे ये भी कहा जाए moles of reactant equals to moles of product। फिर आपसे ये भी कहा जाए concentration of reactant equals to concentration of product। यकीन करेंगे तीनों बातें इक्विलिब्रियम अटेंड होने नहीं दी। आप ये नहीं कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, या concentration of reactant concentration of प्रोडक्ट के बराबर, नेवर। इक्विलिब्रियम सिर्फ तब अटेंड होता है जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड, और रेट का वर्ड इसीलिए सिखाया था आपको प्रीवियस चैप्टर में, रेट ऑफ फॉरवर्ड कितनी स्पीड से फॉरवर्ड जा रहा है, किसके बराबर आ जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड। सिर्फ ये कंडीशन है जिस पर आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेंड। इसका मतलब आपसे ये भी कहा जा सकता है, मैं रेट ना कहूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इसको भी तो रेट ही कहते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। आपको याद है हमने फॉर्मूला सीखा था रेट का, क्या आपने कहा, डेल्टा एक्स अपॉन टी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन बिकम सेम। तो आप कहेंगे बात घुमा के की गई है, सीधा सीधा रेट नहीं कहा गया, लेकिन बात क्या है, सेम। यानी जितनी तेजी से फॉरवर्ड उतनी तेजी से क्या होगा, बैकवर्ड। इस पर्टिकुलर कंडीशन पर आप कहते हैं कि यस इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है। सही है, क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है। यहाँ तक करते हैं, पहले से नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा ताकि लिखने में थोड़ी बातें समझ आए कि हम कर क्या है। जी जी, हाँ हाँ लिखा है, आगे भी लिखा है एडिशनल रिमूवल ऑफ एनी वन ऑफ देम फॉर द इक्विलिब्रियम। तो आप फैक्टर्स तक चली गई, concentration of both reactant and product should remain same। हम क्या कह रहे हैं, concentration of reactant concentration of product के बराबर होता है। इस सेंटेंस में और सेंटेंस में मत पढ़ो,
यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जितनी की बस वही करूँगा, समझ आ रही बात। और यहाँ पे क्या है, जितनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी क्या हो जाए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा नहीं। तो इस तरह के रिएक्टेंट की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, उनके प्रोडक्ट्स अलग है, मतलब लेकिन वो सेम है, वो चेंज नहीं। यानी आप ये सोचे ना, यहाँ पर आप खुद सोचे जरा गौर से लेके, मैं यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू निकालू तो एक अलग वैल्यू आएगी, इसके बाद वो वैल्यू कांस्टेंट हो गई, और यहाँ पर अगर ग्राफ की वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी सेम, बात समझ आ रही है, और इसके बाद वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट। लेकिन ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की इक्वल तो नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट लिखा कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसीलिए कहा कि एमसीक्यूज को उलझाते इसलिए है कि वर्डिंग में आप लोग आता है। हाँ बेटा, अब आते हैं यहाँ पर कि ये जितना भी आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, इस इक्विलिब्रियम का ना एक अपना नाम है, दैट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ना दो तरह का होता है, स्टैटिक और क्या होता है डायनामिक। तो बोले दूसरा स्टैटिक और क्या है डायनामिक। सही है, डायनामिक का मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है चेंज, कभी फॉरवर्ड में और कभी क्या होगा बैकवर्ड। अच्छा, लेकिन आप में से किसी ने सवाल ही पूछा, वरना मुझे लगता था कि इस क्लास में से ऐसे सवाल आ सकते हैं कि वैसे एक बार इक्विलिब्रियम हमने देख लिया, मेंटेन है ना, इक्विलिब्रियम जो है वो आपके पास अटेंड है सिचुएशन, तो क्या ये हमेशा इक्विलिब्रियम पर रहेगा? तो मेरा जवाब होगा जरूरी नहीं, चेंज भी हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है। यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर कि अगर एक रिएक्शन एक बार इक्विलिब्रियम अटेम्प्ट कर चुका है तो क्या वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा, या फिर उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो हम वही बात इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ली चार्टलर्स प्रिंसिपल, जो हमें ये बताता है फैक्टर्स ऑन व्हिच द केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स। तो ये बात याद रखें कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्डिंग है ना, वो जब तक आप क्लियर नहीं रखेंगे या आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब तक आप उसके ना आंसर्स तक नहीं पहुंचेंगे। ये तीन बड़े ट्रिकी चैप्टर्स हैं, काइनेटिक्स, एनर्जेटिक्स और इक्विलिब्रियम। सही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात। ये बड़े तीन ट्रिकी चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस हम कभी ओ लेवल से, कभी आवन बोर्ड से, कभी हम पैटर्न से बड़े ट्रिकी पैटर्न पे उठाते हैं, क्योंकि हमें पता है वहां पर ये टॉपिक्स मौजूद हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना भी है और देखना भी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, मैंने ना जानबूझ के लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम नाम लिख दिया है, वरना आप सब तो इसको नाम से वैसे भी जानते हैं, एंड दैट नेम इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। सही है, लेकिन आप ये लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप ये लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ रहे हैं फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है, ये आप लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आपके पास अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की जाए, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, सही, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए बी सी और
बी। मैं पूरी डेरिवेशन की बात नहीं करूंगी, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ड्राइव करते हैं, दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसका नाम क्या है, केसी। और इसमें सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, सही है, नॉट अ कांस्टेंट। अब यहाँ क्या होता है, हमेशा केसी ऐसे लिखा जाएगा किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मैंने लिखा प्रोडक्ट और फिर मैंने क्या लिखा, रिएक्टेंट। यहाँ आएगा सी डी ए और बी, नजर आ रहा होगा आपको, सही है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि ये क्या किया, तो जितने भी कोफिशिएंट होंगे, सही है, दे आर प्लेस्ड एज अ पावर, दे आर प्लेस्ड एज अ एक्सपोनेंट फॉर पर्टिकुलर जो है वो सब्सटेंसेस। इस कंडीशन को आप कहते हैं केसी। लेकिन इस केसी की बात याद रखें, केसी की अपनी यूनिट भी होती है, और वो यूनिट आपको ड्राइव करनी पड़ती है बेसिकली एक और यूनिट से, और उसका नाम क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर या मोल पर लीटर। फिर एक और बात, ये जो केसी है ये डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कोई आपको लाभ बताए ना कि ये टेम्परेचर के अलावा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो केसी बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो तो केसी कम हो जाएगा, नो। Depend upon temperature, Kc remains constant until the temperature remains same. जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा तब तक Kc की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। यानी वैल्यू ऑफ Kc वेरीज विद द टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ Kc किससे वैरी करती है, टेम्परेचर से। यानी टेम्परेचर ज्यादा तो Kc की वैल्यू शायद ज्यादा हो रही होगी या कम, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा which type of chemical reaction and substances would be present। सही है, ये हमें बात याद रखनी है केसी से रिलेटेड। जरा यूनिट ड्राइव करते हैं, देखते हैं आप लोगों को यूनिट ड्राइव करना आएगा या नहीं, ऐसे तो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला यूनिट मैंने इस इक्वेशन के लिए कहा जो कॉन्टेक्ट रिएक्शन की रिवर्सिबल इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और मैं आपसे कहूँ मुझे इसके लिए केसी फॉर्मूला, तो आपने लिखा SO3 पावर क्या आएगी 2, और यहाँ क्या आएगा SO2 पावर क्या आएगी 2, और फिर क्या आएगा O। सही है, SO3 क्या बनेगा आपके पास, बहुत आसान है, मोल पर DN3, और इसके ऊपर पावर क्या है 2। यहाँ भी क्या है, मोल पर DN3 और इसके ऊपर पावर क्या है 2। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और आप जानते हैं इसमें से कौन सी चीज कैंसिल आउट हो रही है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। अच्छा, अब ये यूनिट में ऐसे बना 1 अपॉन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर आपके सामने लिखा है, ये भी तो हो सकता है ना, 1 अपॉन मोल पर लीटर, am I right? क्योंकि डीएम क्यू लीटर एक ही बात है, लेकिन इसको हम ऐसे भी शायद लिख सकें, अगर आप समझते हैं। क्या मैंने सही लिखा, डीएम क्यू माइनस के बजाय क्या हो गया, प्लस। क्योंकि अगर किसी को डायरेक्टली बात समझ नहीं आती तो ये बात याद रखें, मैं अपॉन लिखूं या -3 लिखूं एक ही बात थी, है छोटी सी बात, लेकिन बात मतलब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं खुद ही। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिटर मोल इनवर्स, सही है, डीएम क्यू मोल इनवर्स, और यहाँ पर क्या है, लिटर मोल इनवर्स, सही। ये आपके पास इसकी यूनिट थी। इस तरह हर एक रिएक्शन की अपनी क्या है, यूनिट। पहले तो आप इसे नोट डाउन करो, मैं इक्वेशन देती जा रहा हूँ और आप मुझे यूनिट ड्राइव कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी शाबाश।
Second one, equation number 2. Yes, PCl3 plus Cl2 forms PCl1. Done. Next one. क्या आ रहा है आंसर? Mole inverse DM. Okay, good. Next one, equation number 3. हाँ बेटा, नेक्स्ट वन क्या आंसर आ रहा है? DM6 mole inverse. Okay, equation number 4. नो यूनिट कैसे? क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। चलिए तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर कोई यूनिट नहीं। यो नो यूनिट का मतलब ऐसा भी नहीं है कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आप ले लें। नो, सही है, इसकी यूनिट कोई नहीं है। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स दोनों की इक्वल होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो आपके पास उसका कोई यूनिट नहीं। अब आते हैं एक और कहानी। इसका मतलब हमें केसी को पता चला, लेकिन हमारे पास कुछ इस टॉपिक में ना, और हम जो अब कुछ आखिरी में टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मौजूद है जो आप पास पेपर खोलेंगे ना तो आपको उसके क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, लेकिन सिलेबस का पार्ट वो पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाता है। सही है, तो हम हमेशा इसको एक्स्ट्रा टॉपिक्स के तौर पर पढ़ा के भेजते रहे हैं। दैट इज की केपी कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। सही है, और इसमें क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी अगर आपके पास कोई गैसियस इक्विलिब्रियम, गैसियस इक्विलिब्रियम आप समझते होंगे, मैंने आपके सामने लिखा, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन गैसियस स्टेट, अगर दोनों ही आपके पास गैसेस हैं तो फिर अब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना सकते, क्योंकि गैसेस को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, मोल पर डिफ्यूज नहीं कह सकते। तो इस कंडीशन पर आपके पास जब सारी गैसेस होती है तो हम ये कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, यानी आपके पास जो पार्शियल प्रेशर है वो ही किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है, पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है, कॉन्सेंट्रेशन के। आप पार्शियल प्रेशर देखें या कॉन्सेंट्रेशन देखें, इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, एक ही बात होगी। सही, तो अब आप जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं ना तो के पी लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखते हैं पीसी पीडी
और फिर क्या लिखा PA और फिर क्या लिखा PB। अच्छा एक बात और ख्याल रखना, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाया यहाँ, मैंने जब केसी का फॉर्मूला लिखा तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मैं आपको समझा चुकी थी, दैट इज मोल पर क्यूबिक डेसिमीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि मैंने P लिखा है, इसका मतलब है प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ A एंड प्रेशर ऑफ B। और अगर इसमें कोई भी आपके पास कोफिशिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि A, B और C और D, कोई नई बात नहीं है, ये कोफिशिएंट अभी भी यहाँ पे किसके तौर पर नजर आएंगे, पावर के। सही है। अच्छा फिर एक और बात, ये जो Kp है ये Kc में भी कन्वर्टेबल है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमें ये कैलकुलेशन तो नहीं आएगी यकीनन, जरा सा टिपिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाउ वी कन्वर्ट द Kp इनटू Kc एंड Kc इनटू Kp। सही है। अच्छा लेकिन इसमें हमें बाकी सारी बातें समझ आती हैं, R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, सही, और डेल्टा एन क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल, लेकिन डेल्टा एन में लिखकर बता रही हूँ, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहा, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल्स माइनस करेंगे तो आपके पास एक कहानी है। लेकिन ये कहानी अभी और आगे चलेगी, क्यों चलेगी, क्योंकि हम यहाँ पर Kc Kp का रिलेशन भी देखेंगे, जो आपको इक्वेशन देखकर प्रेडिक्ट करना है, वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं करनी है बेटे, ये बात याद रखिएगा, सही है। लेकिन आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह लूँ कि C का प्रेशर 3 है, D का प्रेशर 4 है, A का प्रेशर 1 है, B का प्रेशर 3 है, तो क्या आप उसका Kp कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, करेंगे, क्योंकि वैल्यू सिंपल थी। लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें डेल्टा एन के बारे में पूछा गया था कभी बहुत पहले, तो डेल्टा एन क्या होता है ये तो अब सिंगोर की बुक में मौजूद भी है, पहले तो हम इसे फेडरल के अकॉर्डिंग रख के पढ़ाते थे, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ फेडरल की बुक में ही था, सही है। तो डेल्टा एन का मतलब पता होना चाहिए। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। Kc और Kp का रिलेशनशिप आप कहेंगे मिस आपने अभी तो बताया, लेकिन हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, सही है, बाय सीइंग और बाय ऑब्जर्विंग ओनली द केमिकल इक्वेशन। इसके तीन तरीके हैं, जब Kc से ज्यादा Kp की वैल्यू ग्रेटर हो, हमें कैसे पता चलेगा, Kc की वैल्यू ज्यादा हो और Kp कम हो, हमें कैसे पता चलेगा। और जब किसी भी इक्वेशन या रिएक्शन के लिए Kc और Kp की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। इसमें मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगी, Kp जो है ना, ऐसे याद रखो जैसे प्रोडक्ट, आप उससे Kp को देख के आप किस इमेज में या किस सोच में चले जाओगे, अच्छा P Kp प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट को अपने जहन में रखूंगी, ट्रिक सिखा। जब आपके पास ये कैसी इक्वेशन हो, H2 प्लस I2 इट फॉर्म्स 2HI, जो इस रिएक्शन का Kc होगा वही इस रिएक्शन का क्या होगा, Kp। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट मैंने किसके अकॉर्डिंग देखा है, Kp के अकॉर्डिंग, सही है, तभी आप आराम से ना प्रेडिक्ट कर दो, वरना गलतियां हो जाती। अब अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा Kc इज ग्रेटर देन Kp, तो आप फौरन अलर्ट हो जाओगे, आप कहोगे मिस ये तो, इसका मतलब है प्रोडक्ट के मोल्स क्या होने चाहिए, ज्यादा। मैंने देखिए इक्वेशन कैसे रिवर्स की, 2NH3 और फिर मैंने लिखा N2, फिर क्या लिखा 3H, सही है। आप कहेंगे यस, इस इक्वेशन में मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा, इसका मतलब है Kp की वैल्यू Kc से क्या होगी, ज्यादा। कितनी ज्यादा होगी ये नहीं कह रहे, लेकिन रिलेशन पता होना चाहिए कि इक्वेशन देखकर हाउ वी प्रेडिक्ट द रिलेशन बिटवीन द Kc एंड Kp। और यहाँ तो बहुत आसान है, मैं यहाँ आपसे कहूँ कि प्रोडक्ट कम है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इक्वेशन आपको सामने लिखकर भी बताई, सही है, और आप यकीनन इससे पहचान गए होंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब है Kp भी क्या है, कम। यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब है Kp भी क्या है, ज्यादा, सही है। तो ये हमें बातें याद रखनी है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द Kc एंड, लेकिन मेरी एक और बात,
सुन लें और समझ लें तो क्या ही बात है। हमारे पास वैल्यू के एक्स के लिए भी होती है, के एन के लिए भी होती है। सही है? क्या कहा मैंने, जरा कोई बताएगा किसके लिए होती है? के एक्स, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of mole fraction। सही है? किस टर्म में बेटा? in terms of mole fraction। इसका मतलब यहाँ पर के एक्स का मतलब क्या होगा? कोई इक्वेशन अगर गिवन हो तो एक्स सी एक्स डी अपॉन क्या होगा? एक्स ए और फिर क्या होगा? एक्स ए। और अगर इसके कोफिशिएंट मौजूद हैं तो हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली बात करें। Is this clear? यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी हमें पता, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि केसी और केपी में जैसा रिलेशन पढ़ा वो हमें पता, लेकिन ये भी पता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन भी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी है। एन तो आप लोग पहचानते ही हैं, किसके टर्म्स में है? नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा? के एन में एन सी एन डी, फिर क्या होगा? अपॉन एन ए, और फिर क्या होगा? अपॉन एन बी। सही है? ये कहलाते हैं आपके पास डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसका हमें पता होना चाहिए। नोट डाउन करें। हाँ बेटा, बताओ मुझे आज क्या क्या पढ़ा जल्दी से। पहले काइनेटिक्स और एनर्जेटिक्स का रिलेशन देखा, हाउ टू प्रेडिक्ट द स्पीड एंड द एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सो एंड एंडो एंड स्लो एंड फास्ट। सही है? फिर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी गिवन हो, सो अगर वो एक्सो है या एंडो है, हम कैलकुलेशन से देखकर भी बता सकते हैं कि क्या आपके पास वहाँ एक्सो की वैल्यू आ गई या फिर एंडो की। सही है? फिर हम बात कर चुके थे वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए होता है, जिसमें कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट किसमें जाता है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किसमें जाता है? रिएक्टेंट। सही है? ये काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। सही? फिर हमने पढ़ा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। कभी कभी उसकी लेबलिंग आ जाती है ना कि आर एफ कहाँ है, आर बी कहाँ है, और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की इक्वल कहाँ है, ए बी सी डी करके हम ऑप्शन बना देते हैं।
सही। फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यानी लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि वहां पर केसी एक फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, क्योंकि एक अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो उसका के एफ आ रहा होगा, और जो रिवर्स डायरेक्शन है वहां पर क्या आ रहा होगा, के टी। लेकिन एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट तो नहीं चलेंगे, तो के एफ और के बी की जगह हमने किसे मानना शुरू कर दिया, के सी को। केसी क्या है एक्चुअली, केसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो किस पर डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन, लेकिन डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर। और उसका आप सिंपल फार्मूला क्या लिखते हैं, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कभी कभार ना बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं मिस प्रोडक्ट कौन सी डायरेक्शन का, फॉरवर्ड डायरेक्शन का या रिवर्स। तो भाई इक्वेशन में प्रोडक्ट एक ही है, वो तो हम अज्यूम दो तरह से कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही है। आप देखो ना, कोई ये मेरी मर्जी से रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन है ही रिवर्सिबल। अगर ये क्लोज कंटेनर में किया जा रहा है तो इसकी प्रॉब्लम है कि जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हर रिएक्टेंट की, हर रिएक्शन की भी अपनी एक नेचर है। सोडियम को क्लोरीन के साथ क्लोज कंटेनर में ऐड कर दें, सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, वो कभी भी रिवर्स नहीं है। तो रिएक्शन की नेचर है कि वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल। ऐसे रिएक्टेंट्स को अगर हम क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट बनाते बनाते दोबारा कहाँ आ जाते हैं, रिएक्टेंट। एज अ केमिस्ट मेरा तो फेलियर है ना ये, मैं तो ये समझ के रिएक्शन करवा रही हूँ कि आफ्टर 25 मिनट जाऊंगी तो मेरी एक लॉट तैयार हो चुकी होगी, जो मेरी केमिकल इंडस्ट्री के लिए, जो मेरे पास डिमांड आई हुई कि भाई इतना इतना जो है वो हमें केमिकल बना के देना है। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और मैं तो ये समझी कि प्रोडक्ट कलेक्ट करेंगे पता चलेगा इतने टाइम के बाद जो प्रोडक्ट बना था वो दोबारा किसमें कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन का जब आपसे ये इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ ना, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम ये पढ़ना सीखेंगे कि हाउ वी सपोर्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम, सही है, और फैक्टर्स कैसे हैं। वो फैक्टर क्या होंगे, वो चेंजेस क्या होंगे जिसकी वजह से रिएक्शन हमेशा कहाँ रहे, फॉरवर्ड। ऐसे रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखेंगे हम एज अ केमिस्ट क्या करते हैं। फिर केसी समझकर हमें ये बात समझ आई कि अच्छा फिर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही होता होगा, नहीं। अगर सारी गैसेस हैं तो केपी, अगर किसी के मोल फ्रैक्शन दिए गए हैं तो के एक्स, और अगर किसी के नंबर ऑफ मोल्स पे बात की गई है तो के। सुनाई दे रहा है सबको। फिर जो केपी की बात है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेकिन हर एक को लिखने का तरीका याद रखें, सिवाय केसी के बाकी किसी भी फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने किसी में भी कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं। फिर आपके पास यहाँ पर एक और कंडीशन थी कि रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी क्या है, वो मैंने आपके सामने लिखकर बताया और उसको याद करने की ट्रिक भी बताई कि केपी को ऐसे समझ लो जैसे वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट ज्यादा है इसका मतलब केपी ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है इसका मतलब है केपी कम है। और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल है तो इसका मतलब है आपके पास क्या होगा, वहां पर केसी और केपी क्या होगा, इक्वल। क्या ये बात सबको सुनाई दी, सही। और यहाँ तक मैं जब अपनी बात कंप्लीट की है तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल है इंशाल्लाह, लेकिन पहले है इंशाल्लाह काइनेटिक्स से रिलेटेड एक वर्कशीट आपके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। वर्कशीट है ताकि पता चले ना कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, सही है। तो ताकि आप बढ़िया समझ, इस बार का टेस्ट टॉपिक क्या है वैसे केमिस्ट्री में, काइनेटिक्स, सही है, जिसकी प्रैक्टिस एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए। तो ये तो वही केमिस्ट्री की क्लास आप, इसके बाद इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास है, सही है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, पढ़ के बैठना बेटा काइनेटिक्स, वो टिपिकल एमसीक्यू है ताकि पता चले। और क्या पास्ट पेपर्स में से आप सॉल्व करें, ओके, क्या काइनेटिक्स के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, सही। आप में से कुछ बच्चे पूछ